हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ठाकुर सर एकेडमी। आई एम योर जूलॉजी टीचर विद्यासागर। आप सब लोग का स्वागत है हमारे चैनल ठाकुर सर एकेडमी के ऊपर। मैं आपका जूलॉजी का टीचर विद्यासागर। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेमेस्टर 4 का सिलेबस। इससे पहले आप लोगों ने सेमेस्टर 1, 2 और 3 का एग्जामिनेशन दिया होगा, जहां पे आपने देखा होगा कि सेमेस्टर 1 और 2 के अंदर सिर्फ आपके एक ही पेपर थे, वहीं पे सेमेस्टर 3 के अंदर आपके 2 पेपर थे। लेकिन अगर मैं सेमेस्टर 4 की बात करूं तो यहां पे आपके टोटल 3 पेपर होने वाले हैं, जो कि कुछ इस तरह से होंगे: एमजेसी 5, एमजेसी 6 एंड एमजेसी 7। अगर मैं यहां पे हर एक पेपर की बात करूं तो यहां पे हर एक पेपर आपका जो है वो क्या करेगा, 100 मार्क्स को कैरी करेगा। यानी कि आपका जो सेमेस्टर 5 है ये 100 मार्क्स का होगा, 6 भी 100 मार्क्स का होगा और 7 भी क्या होगा, 100 मार्क्स का होगा। और इसमें टोटल आपके 100 मार्क्स में 3 तरह के क्वेश्चंस होंगे। तो इसमें आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, दूसरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा एंड इसी में 100 मार्क्स में आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी होगा। और तीनों को मैं ऐड करूं तो टोटल आपके क्या हो जाएंगे, 300 मार्क्स हो जाएंगे। यानी कि जो आपका सेमेस्टर 4 है इसमें आपके तीनों पेपर को मिला के 300 मार्क्स के क्या होने हैं, एग्जामिनेशन होने हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। काफी ज्यादा हमारा ये इंटरेस्टिंग सिलेबस है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या हम लोग पढ़ के यहाँ पे क्या करेंगे, सीखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। हमारा ऐप है ठाकुर सर एकेडमी के नाम से। इसे आप प्ले स्टोर से जाके क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। इस तरह का यहां पे आपको क्या मिलेगा, आइकन मिलेगा। इस ऐप की मैं अगर आपको जो है फीचर्स बता दूं तो जनरली तौर पे ये ऐप जो है उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन का क्या करने वाले हैं, एग्जामिनेशन देने वाले हैं, अपने बीएससी का एग्जामिनेशन देने वाले हैं। यहां पे जनरली तौर पे आप लोग जानते होंगे कि बीएससी में अलग अलग क्या होते हैं, ऑनर्स और सब्सिडरी पेपर होते हैं। तो यहां पे ये जो ऐप है ये स्पेशली तौर पे जितने भी कोर्सेज होते हैं बीएससी के अंदर उन सब को क्या करता है, कवर करता है। आपका अगर जूलॉजी है, बॉटनी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है या फिर मैथमेटिक्स है, वो आपका ऑनर्स पेपर है या फिर आपका सब्सिडरी पेपर है, ये सारे कोर्सेज आपको जो है हमारे ऐप के अंदर क्या होंगे, मिलेंगे। यहां पे आप देख सकते हो कि बीएससी के साथ साथ इसमें 11th और 12th का भी कोर्स आपको क्या होगा, मिलेगा। फिर उसके बाद मैं अगर आपको बात करूं जो क्लासेज होते हैं वो किस तरह से होते हैं, तो आपको यहां पे लाइव क्लास मिलेगा प्लस रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा। अगर आप लाइव में जुड़ना चाहते हो तो आप लाइव में जुड़ जाओ, और अगर आपके पास टाइम नहीं है या किसी भी कारण से आप लाइव में नहीं जुड़ पाए तो आप बाद में रिकॉर्डेड वीडियोस को भी क्या कर सकते हो, देख सकते हो। एंड यस, यहां पे जो है डेमो क्लास भी अवेलेबल है, तो कोई भी स्टूडेंट्स अगर उस डेमो क्लास को देख के डिसीजन लेना चाहते हैं तो आप जाके डेमो क्लास को भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर वहीं पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे एक बहुत ही अच्छा फीचर आपको मिल रहा है, चैट विथ टीचर। यानी कि अगर आपके पढ़ने के दौरान आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप टीचर से अपने चैट करके जो है उस डाउट को क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। एंड यस, डेफिनेटली अगर आपको हमारे किसी भी कोर्सेज का फ्री बुक चाहिए, पीडीएफ के फॉर्म में, पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, एंड यूट्यूब पे जो क्लासेज होती हैं उसका पीडीएफ चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, इस ऐप में जाके क्या कर सकते हो, इन तीनों चीजों को देख सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप प्ले स्टोर में जाके जो है इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। यहां पे जो आइकन आपको दिखेगा ये दिखेगा, चैनल का नाम क्या है, ठाकुर सर एकेडमी। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि सेमेस्टर 4 के अंदर आपके 3 पेपर होने वाले हैं, पेपर नंबर 5, 6 और 7। तो एक एक करके हम लोग अब क्या करते हैं, तीनों पेपर को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि तीनों पेपर के अंदर हम लोगों को क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा एमजेसी 5 यानी कि पेपर नंबर 5। अगर मैं आपको पेपर नंबर 5 के बारे में बताऊं तो जनरली तौर पे जो ये पेपर है इसका वेटेज कैसा है, तो आप देख सकते हो सबसे पहले यहां पे इसके अंदर सेल बायोलॉजी आपको पढ़ना है। आपने अपने क्लास 11th में जो है सेल के बारे में पढ़ा होगा। आपने आपके 11th में जो होता है पहला ही चैप्टर पढ़ाया जाता है जनरली तौर पे सेल। और यहां पे भी आपको जो है सेमेस्टर 4 के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, सेल बायोलॉजी। और यहां पे आप देख सकते हो कि टोटल इसका क्रेडिट 5 है, जिसमें थ्योरी में इसको 3 क्रेडिट और प्रैक्टिकल में इसको 2 क्रेडिट दिया गया है। अगर मैं थोड़ा सा इस सेल बायोलॉजी के सिलेबस के अंदर की बात करूं कि क्या क्या इसके अंदर है, तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो आपका सबसे पहला यूनिट है, जैसे कि सेल बायोलॉजी क्या हो गया, तो चैप्टर हो गया। अब इसके अंदर
आपको क्या क्या पढ़ने हैं। तो सेल बायोलॉजी तो बहुत बड़ा चीज है, सेल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि सेल का स्ट्रक्चर हो गया, सेल का डिवीजन हो गया, एंड सेल किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। तो यहां पे क्या किया गया, एक साथ आप पूरे सेल को नहीं पढ़ सकते, तो उसको क्या किया गया है, छोटे छोटे यूनिट्स में बांट दिया गया है। तो सेल यहां पे आपका चैप्टर हो गया और इसको जो है अलग अलग यूनिट्स में बांटा गया है। तो सबसे पहला जो हम लोग सेल के अंदर पहले यूनिट में जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, तो ओवरव्यू ऑफ वायरस, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। मुझे ये लगता है आपको पूरी तरह से याद होगा, आपने अपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि जो आपका सेल था, इस धरती पे जो सबसे पहला लाइफ आया था वो कौन सा सेल था, प्रोकैरियोटिक सेल। देन उसके बाद क्या बना, धीरे धीरे यूकैरियोटिक सेल बना। लेकिन इन दोनों सेल के बनने से भी पहले वायरस लाइक स्ट्रक्चर्स बने थे। तो बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले जो है आपका जो भी सिलेबस डिजाइन किया गया उसमें सोचा गया कि बच्चों को जो है पहले बताया जाए कि कितने तरह का सेल होता है हमारे अर्थ पे और कैसे उसका फॉर्मेशन हुआ था। तो पहले वायरस लाइक स्ट्रक्चर बना, देन प्रोकैरियोटिक सेल बना, देन यूकैरियोटिक सेल बना। तो यूनिट 1 के अंदर हम इन्हीं तीनों के बारे में क्या करने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देन अगर मैं यूनिट 2 की बात करूं तो आप जानते होंगे कि सेल के चारों तरफ क्या होता है, एक बाउंड्री लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है, तो ये सेल के अंदर या फिर सेल से बाहर उसी चीज को आने या जाने देता है जो सेल के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। तो यहां पे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, वेरियस मॉडल पढ़ेंगे। आपने अपने क्लास 11th में जो है बस एक मॉडल पढ़ा होगा जिसका नाम होगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, लेकिन यहां पे आपको पता चलेगा कि अलग अलग साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने अलग अलग मॉडल को क्या किया था, प्रपोज किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो यहां पे हम लोग जो है क्या करेंगे, डिफरेंट मॉडल्स का स्टडी करेंगे जो अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा क्या किया गया था, दिया गया था। देन उसके बाद यूनिट 2 के अंदर जो सेकेंड चीज हम लोग कवर करेंगे वो क्या कवर करेंगे, तो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। अब हम लोग जानते हैं कि वो तो ठीक बात है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसी चीज को अंदर आने देगा या फिर अंदर से बाहर जाने देगा जो सेल के लिए जरूरी है, लेकिन कोई भी चीज अगर सेल के अंदर या अंदर से बाहर से अंदर या फिर जो है अंदर से बाहर जाएगा तो कैसे जाएगा, तो वही ये टॉपिक है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। यानी कि अगर ये पार्टिकल है और इसको सेल के अंदर या फिर इस पार्टिकल को सेल के अंदर से बाहर जाना है तो ये कैसे जाएगा। तो जब हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे दो मेजर प्रोसेस होता है, एक होता है पैसिव और एक क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, कोई भी चीज विदाउट एनर्जी के जो है क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, और अगर एनर्जी खर्च करके, एटीपी खर्च करके कोई चीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करे तो उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। तो जब हम लोग यहां पे पहुंचेंगे तो और ज्यादा डिटेल में क्या करेंगे, देखेंगे। तो यूनिट 2 के अंदर आपको इन चीजों को कवर करना है। अगर मैं बात करूं यूनिट 3 तो इसका नाम क्या है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। अब क्या हुआ, जब हम लोगों ने सबसे पहले यूनिट में सेल का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, देन दूसरे यूनिट में सेल का मेम्ब्रेन पढ़ लिया, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि सेल के अंदर क्या है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने क्लास 11th में कि इसके अंदर क्या होता है, सेल ऑर्गेनल्स होता है। क्या होता है, आपने डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स का नाम सुना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहां पे क्या होता है कि अब हम लोग सेल के अंदर के जो स्ट्रक्चर्स हैं, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में यहां पे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे, गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम लोग सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं, पेरोक्सीसोम्स के बारे में पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ याद हो या ना याद हो, बच्चों को तो ये पक्का याद होता है कि जो एनर्जी हाउस, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है वो किसे बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो यूनिट 3 के अंदर इन सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम लोगों को यहां पे क्या करना है, पढ़ना है। डेफिनेटली आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा क्लास 11th में और यहां पे जब आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे तो आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा कि अरे क्लास 11th में तो कुछ नहीं था, यहां पे इतना अच्छा, इतना डीप नॉलेज दिया जाता है, इतने अच्छे से चीजों को बताया जाता है कि पढ़ के आपको क्या होगा, मजा आ जाएगा। तो यहां पे ये आपका क्या है, यूनिट नंबर 3 है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं यूनिट नंबर 4 की तो मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, न्यूक्लियस।
हम लोग सब कोई जानते हैं कि जैसे कि यहाँ पे ये हमारा सेल है, तो सेल के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और इसी के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है हमारा, जिसके वजह से हम लोग गोरे, काले, मोटे, पतले, छोटे, नाटे, जो भी है आप लोग जो भी कैरेक्टर आपके बॉडी में, वो क्या होता है, कंट्रोल होता है। तो इसी न्यूक्लियस के बारे में हम लोग यूनिट नंबर 4 में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या है, देन इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए बोल लो, जीन बोल लो, या फिर क्रोमोजोम बोल लो, ये इसी न्यूक्लियस के अंदर होता है, जो कि आपके बॉडी के कैरेक्टर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये दो तरह का होता है, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। तो क्या है ये यूक्रोमेटिन, क्या है ये हेट्रोक्रोमेटिन, इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, यूनिट नंबर 4 के अंदर पढ़ेंगे। एंड देन उसके बाद आपका जो होगा लास्ट यूनिट होगा यूनिट नंबर 5, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। तो जब हम लोगों ने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ लिया कि सेल कैसे बना था, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ लिया, फिर उसके बाद बाहर से आते हुए सेल का सेंटर न्यूक्लियस के बारे में जब हम लोगों ने पढ़ लिया, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये सेल टूटता कैसे, क्योंकि हम लोग सब कोई जानते हैं कि पापा से क्या होता है, स्पर्म आता है, मम्मी से क्या आता है, ओवम आता है, और दोनों मिलके क्या होता है, एक सेल का बेबी बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट। लेकिन आपको पता होगा कि 9 मंथ का समय लगता है ह्यूमन के केस में बेबी के डेवलपमेंट में, लेकिन 9 मंथ के बाद जब वो बेबी बाहर आता है तो क्या वो एक सेल का होता है, आंसर है नहीं। अगर मैं अपना सिर यहां पे खुजलाऊं ऐसे करके और इस तरह से करूं, तो यहां पे अभी जो है हजारों सेल टूट के गिर रहे होंगे, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। सोचो इतना छोटा है वो कि हजारों टूट के गिर रहे होंगे, लेकिन दिख नहीं रहा है। और एक बेबी जब बाहर आता है तो वो 3 से 4 किलो का होता है। तो सोचो कि उसके शरीर में कितने सेल होंगे, लाखों में नहीं, करोड़ों में भी नहीं, यहां पे क्या होता है, ट्रिलियंस में सेल होता है, खरबों की संख्या में सेल होता है। तो एक सेल से आखिरकार जो है कैसे खरबों सेल का जो है एक बेबी बन गया, तो इसका आंसर है सेल डिवीजन। और आपने पढ़ा होगा कि ये दो तरह का सेल डिवीजन होता है, एक होता है माइटोसिस और एक क्या होता है, मियोसिस। तो यूनिट नंबर 5 के अंदर हम लोगों को क्या करना है, इसी सेल डिवीजन के बारे में क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है कि किस तरह से हमारा सेल क्या करता है, डिवाइड करता है। तो ये था आपका क्या, जो आपका एमजेसी 5 है, यानी कि जो आपका 4th सेमेस्टर का सबसे पहला पेपर है, पेपर नंबर 5, उसका टॉपिक, जिसमें हम लोग को सेल के बारे में पढ़ना होता है, और सेल के अंदर जो जो भी बातें हम लोग को पढ़नी होती हैं उसको क्या किया गया है, यूनिट बना के बांटा गया कि पहले यूनिट में सेल के बारे में आपको ये पढ़ना है, दूसरे यूनिट में ये, तीसरे में ये, और इस तरह से आपको क्या किया गया है, पूरे सेल के बारे में पढ़ाया गया है। अब यहां से हम लोग मूव करते हैं किसमें, तो हमारे नेक्स्ट पेपर में, जिसका नाम है हमारा एमजेसी 6। यहां पे ये जो पेपर नंबर 6 है, इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो चलिए देखते हैं पेपर नंबर 6 के अंदर हम लोग को क्या पढ़ेंगे। इसका भी जो क्रेडिट है, यानी कि इसका भी जो इंपॉर्टेंस है, वो सेम जो है आपका क्या है, सेल के जैसा है। आप देख सकते हैं कि टोटल इसको कितना क्रेडिट दिया गया है, 5 दिया गया है। एंड उसके बाद थ्योरी में 3, प्रैक्टिकल में क्या है, 2। एंड उसके बाद मैं अगर आगे बढ़ूं तो इसके अंदर जो है, अगर मैं इसके बाद आगे बढ़ूं कि इसमें हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, तो इसका नाम है इंडोक्राइनोलॉजी। जिन बच्चों को नहीं पता होगा मैं आपको बता देता हूं इंडोक्राइनोलॉजी क्या होता है। मैं आम भाषा में बताऊं तो इसमें आप जो है ग्लैंड्स के बारे में पढ़ोगे। किसके बारे में पढ़ोगे, ग्लैंड्स के बारे में, जिसे हम लोग जो है क्या बोलते हैं, ग्रंथि भी बोलते हैं। यहां पे जो है आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि हमारे शरीर के अंदर 2 तरह के ग्लैंड्स होते हैं, 2 तरह की ग्रंथियां होती हैं। एक क्या होता है आपका, तो एक होता है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड, और एक क्या होता है आपका इंडोक्राइन ग्लैंड। अब ये एक्सो और इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होता है जो पाइप के मदद से अपना एंजाइम या हार्मोन रिलीज करता है, जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड। यहां पे सैलिवरी ग्लैंड है, लेकिन जो लाड़ होता है वो मुंह के अंदर आता है, तो यहां से यहां कैसे आता है, पाइप के मदद से, तो उसको एक्सोक्राइन बोलते हैं। लेकिन ऐसा ग्लैंड जो बिना पाइप के अपना एंजाइम या हार्मोन रिलीज करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोक्राइन। और इंडोक्राइन ग्लैंड मोस्टली क्या करते हैं, हार्मोन ही रिलीज करते हैं, जैसे कि पिट्यूटरी। यहां पे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, अगर मैं एक पिन यहां पे क्या करूं, दोनों भौं के बीच, और एक पिन अपने कान के ऊपर ऐसे करके चुभाऊं ना, तो ये दिमाग के अंदर जहां पे जाके दोनों मिलेगा, वहां पे
मटर के दाने के बराबर एक ग्लैंड होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। वो क्या करता है, वो जो हार्मोन होता है उसके नीचे ब्लड वेसल होता है, उसमें सीधे उछल देता है, कोई पाइप के थ्रू नहीं रिलीज करता है। तो ऐसा ग्लैंड जो क्या करता है, बिना पाइप के अपना हार्मोन और एंजाइम रिलीज करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड। तो इसमें हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में ही क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो इसमें भी क्या किया गया, यूनिट बना के बांटा गया कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो पहले यूनिट में आपको पढ़ना है ओवरव्यू ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड, कि इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाने की अभी कोशिश किया कि क्या होता है इंडोक्राइन ग्लैंड। फिर उसके बाद पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स, और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ये इंडोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं, तो ये हार्मोन मेनली तौर पे रिलीज करते हैं। तो आपने दो वर्ड सुना होगा, एक होगा एंजाइम और एक होगा हार्मोन। मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि एंजाइम और हार्मोन में क्या अंतर होता है। तो यहां पे हम लोग हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। अब हार्मोन भी अलग अलग तरह का होता है, कुछ हार्मोन प्रोटीन का बना होता है, कुछ हार्मोन फैट का बना होता है, कुछ हार्मोन क्या होता है, मिक्स्ड कंपोनेंट्स का बना होता है, जैसे कि उसमें प्रोटीन भी होगा, उसमें जो है प्रोटीन के अलावा कोई दूसरा पार्ट भी होगा। तो कितने टाइप्स के हार्मोन्स है उसका क्लासिफिकेशन हम लोग क्या करेंगे, यहां पे पढ़ेंगे। देन इसके बाद मैं अगर बात करूं कि नेक्स्ट यूनिट में हम लोग क्या कवर करेंगे, तो यहां पे हम लोग का जो नेक्स्ट यूनिट है इसका नाम है हाइपोथैलेमस हाइपोफाइसियल सिस्टम। इसमें मेनली तौर पे हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। आपने सुना होगा कि सबसे ऊपर जो हमारे शरीर में ग्लैंड होता है ना, वो क्या होता है, थैलेमस ग्लैंड होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, एपिथैलेमस, फिर होता है थैलेमस, देन उसके नीचे होता है हाइपोथैलेमस, एंड उसके नीचे होता है पिट्यूटरी। तो यहां पे क्या होता है कि इस सेक्शन में हम लोग मेनली तौर पे जो हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका क्या फंक्शन है। देन उसके बाद अभी मैंने बताया कि हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी होता है, तो यहां पे हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में भी पढ़ेंगे। देन उसके बाद काफी इंटरेस्टिंग चीज हम लोग यहां पे पढ़ेंगे कि जो हार्मोन्स होते हैं अगर उसमें किसी भी तरह का डिसफंक्शनिंग हो जाए, यानी कि किसी भी तरह का बीमारी हो जाए, स्पेशली तौर पे पिट्यूटरी ग्लैंड के में किसी तरह का बीमारी हो जाए, तो उस इंसान के अंदर क्या क्या दिक्कत आना शुरू हो जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। अगर किसी बच्चे का हाइट नहीं बढ़ रहा है अच्छे से, तो आप समझ जाओ कि हो सकता है कि उसका पिट्यूटरी जो है अच्छे से अपना हार्मोन्स जो है क्या कर रहा होगा, नहीं बना रहा होगा। ये बस एक एग्जांपल के तौर पे, ऐसे बहुत सारे क्या है कि इफेक्ट हैं जो कि पिट्यूटरी की गड़बड़ी की वजह से होंगे। तो जब हम लोग यहां पे पहुंचेंगे तो ये हम लोग देखेंगे। तो यहां पे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड की गड़बड़ी के होने के वजह से जो बीमारियां होती हैं उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। देन उसके बाद मैं अगर बात करूं तो अगला जो यूनिट है इस पेपर के अंदर वो है आपका पेरिफेरल इंडोक्राइन ग्लैंड। गौर से सुनना, जितने भी बच्चे हो गौर से सुनना, क्या होता है पेरिफेरल इंडोक्राइन ग्लैंड, ध्यान से सुनना। अगर आपने अपने क्लास 12th में, अब अगर अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो 12th करके ही आपने ग्रेजुएशन किया होगा, तो 12th में आपने पढ़ा होगा कि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसको दो पार्ट में बांटा गया है। एक बांटा गया है क्या, हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको दो पार्ट में बांटा गया है। एक बांटा गया है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक बांटा गया है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आपका जो ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ये सीएनएस के अंदर आता है, और स्पाइनल कॉर्ड से और क्या होता है, आपके ब्रेन से कुछ न्यूरॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं, जिसे हम लोग क्रैनियल नर्व कहते हैं। तो इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं सीएनएस। तो ध्यान से देखो, उसी तरह से हमारे बॉडी में ग्लैंड्स को भी बांटा गया है। जो ग्लैंड हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि आप आम भाषा में समझो तो सीधे सीधे शरीर के बीच में पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल इंडोक्राइन ग्लैंड। और जो ग्लैंड्स हमारे शरीर के किनारे में पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिफेरल इंडोक्राइन ग्लैंड। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि बताओ तो लीवर कहां है, तो लीवर पता है आपको कहां है, आपके राइट साइड में, यहां पे जहां पे आपका 11th और 12th रीब होता है, पसली होता है, उसके बगल में। पैनक्रियाज कहां है, तो पैनक्रियाज होता है आपके पेट के ठीक नीचे यहां पे। तो देखो, तो ये मेरे शरीर का जो है बीच का हिस्सा है कि किनारे का हिस्सा है, तो ये किनारे का हिस्सा है, और पेरिफेरी का मतलब होता है किनारा। तो यहां पे हम लोग जो है उन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे शरीर के पेरिफेरल पार्ट में होते हैं, या फिर पेरिफेरल यानी कि किनारे वाले पार्ट में होते हैं। जैसे कि देखो, अभी मैंने आपको बताया था क्या क्या हो गया, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे थायराइड। हालांकि थायराइड यहां पे होता है लेकिन वो किनारे से ऐसे करके आधा इधर और आधा इधर रहता है। यहां पे ये जो निकला हुआ है एडम्स एप्पल, इसके आधा इधर आधा इधर, तो किनारे में है। थायराइड ग्लैंड हो गया, पैराथायराइड, एड्रीनल ग्लैंड, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस यानी कि पैनक्रियाज, देन गोनेड्स यानी कि
टेस्टिस और ओवरी, लड़कों में टेस्टिस होता है और लड़कियों में क्या होता है, ओवरीज होता है। तो ये सब ग्लैंड्स हैं, इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे कि अगर इन ग्लैंड्स का हाइपर सेक्रीशन, यानी कि अगर ये ग्लैंड्स जो भी हार्मोन बना रहे हैं वो बहुत ज्यादा बनाने लगे, हाइपर सेक्रीशन करने लगे, तो क्या गड़बड़ी होगा। और अगर हाइपो सेक्रीशन करने लगे यानी कि कम बनाने लगे हार्मोन्स को, तो क्या गड़बड़ी होगा। तो इस सेक्शन में हम लोग पढ़ने वाले हैं उन ग्लैंड्स के बारे में जो हमारे शरीर के किनारे में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि उन ग्लैंड्स से जो भी हार्मोन आता है अगर वो अधिक रिलीज हो जाए या कम रिलीज हो जाए तो क्या गड़बड़ी होगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि इस यूनिट के अंदर हम लोग क्या कवर करेंगे। देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर इंडोक्राइनोलॉजी अगले यूनिट में। अब ये मॉलिक्यूलर इंडोक्राइनोलॉजी क्या होता है, तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं जैसे कि हार्मोन रिलीज तो हो गया, लेकिन वो हार्मोन जो भी काम को करेगा वो कैसे करेगा। जैसे कि मैंने बोला कि देखो पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ और वो मेरे सेल को क्या करेगा, प्रमोट करेगा, डिवाइड करके मेरे बॉडी का हाइट बढ़ाने के लिए। लेकिन ये तो बोलने वाली बात हो गई, अब ये काम होगा कैसे, तो अब ये मॉलिक्यूलर लेवल पे काम होता है। जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा, ब्लड के थ्रू वो मेरे पूरे बॉडी के सेल तक जाएगा और सेल के अंदर क्या करेगा, मॉलिक्यूलर लेवल पे जो है चेंज लेके आएगा और उसको बोलेगा कि तुम सब लोग डिवाइड करो और इसका लंबाई बढ़ाओ। तो इसमें हम लोग यही पढ़ेंगे कि हमारा हार्मोन्स कैसे काम करता है, कैसे वो हमारे सेल के रिसेप्टर पे जाके जुड़ जाता है और कैसे उसका जो भी फंक्शन उसको परफॉर्म करता है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, यानी कि कोई भी हार्मोन कैसे सेल के रिसेप्टर पे जुड़ता है, कैसे वो अपना काम करता है और कैसे वो हार्मोन जो है रेगुलेट करता है फंक्शन को, यानी कि कैसे किसी काम को शुरू करवा देता है फिर कैसे बंद करवा देता है। तो इन चीजों के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं इस सेक्शन में, इस यूनिट के अंदर जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो काफी ज्यादा ये इंटरेस्टिंग यूनिट रहने वाला है इंडोक्राइनोलॉजी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं और इसके अंदर हम लोग क्या क्या जो है कवर करने वाले हैं। आइए हम लोग अपने अब जो है लास्ट पेपर नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इस पेपर का नाम है इकोलॉजी। क्या नाम है, इकोलॉजी। और इसका भी जो क्रेडिट है सेम है दोनों पेपर की तरह ही। यहां पे इसका टोटल क्रेडिट 5 है, थ्योरी में 3 और प्रैक्टिकल में कितना है, 2 है। और अगर मैं बात करूं यहां पे इस पेपर की तो ये इसका नाम क्या है, इकोलॉजी। आपने जो है क्लास 12th को जब पास किया होगा तो क्लास 12th में जो सबसे लास्ट यूनिट होता है उसका नाम ही है इकोलॉजी। अब ये इकोलॉजी क्या होता है, ध्यान से देखना। इकोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक है इको का मतलब होता है इन्वायरमेंट। आपने कहीं पे पढ़ा होगा कि ये इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली कहने का मतलब क्या, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, यानी कि नेचर को, हमारे प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी। तो इन्वायरमेंट का स्टडी ही क्या कहलाता है, इकोलॉजी। तो इको मतलब इन्वायरमेंट, लॉजी मतलब स्टडी, तो स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट इज नोन एज क्या, इकोलॉजी। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इन्वायरमेंट का स्टडी करने वाले हैं। अब इन्वायरमेंट का स्टडी करने वाले हैं तो इन्वायरमेंट तो कोई छोटा मोटा चीज है नहीं कि चलो उसका पढ़ाई कर लेते, बहुत सारी चीजें हैं इन्वायरमेंट के अंदर। तो कैसे हम लोग उसका स्टडी करेंगे, तो उसके लिए इसको यूनिट में बांटा गया। सबसे पहले यूनिट में आपको पढ़ाया जाएगा कंपोनेंट्स ऑफ इकोलॉजी। देखो कितने अच्छे से चीजों को डिजाइन किया गया है। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि आपको इसमें इन्वायरमेंट का स्टडी करना है, तो इन्वायरमेंट का स्टडी कैसे करोगे, इतना बड़ा अर्थ है, कैसे उसका स्टडी करोगे। तो सबसे पहले आपको पढ़ाया गया कि पहले आप ये समझ लो कि हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या पाए जाते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या पाए जाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इस इन्वायरमेंट में 2 ही चीज है, एक है लिविंग, एक है नॉन लिविंग। उसी को हम लोग बायोटिक और क्या बोलते हैं, एबायोटिक। ये हवा क्या हो गया, नॉन लिविंग। ये पानी क्या हो गया, नॉन लिविंग। ये मिट्टी क्या हो गया, नॉन लिविंग। ये सनलाइट क्या हो गया, नॉन लिविंग। लेकिन हम लोग लिविंग, जीवित। यहां पे बैक्टीरिया जीवित, पक्षी पेड़ पौधे जीवित। तो इस नेचर में तो 2 ही चीज है, एक जीवित प्राणी और एक निर्जीव प्राणी। तो उसी को हम लोग बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर बोलते हैं। तो यहां पे जब
जब हम लोग पहुंचेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे कि इन चीजों के बारे में और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है? तो जनरली तौर पे इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो क्या करती हैं, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर पे असर डालती है। लिमिटिंग, लिमिटिंग मतलब क्या? उसको लिमिटेशन में रखती हैं, उसके ग्रोथ पे क्या करती हैं, असर डालती हैं। तो यहां पे जब हम लोग पहुंचेंगे तो डिटेल में इसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद इसके अंदर जो सेकेंड यूनिट है इसका नाम है इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो इकोसिस्टम क्या होता है, ध्यान से देखो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेचर के अंदर, यहां पे नेचर के अंदर लिविंग और नॉन लिविंग चीजें दोनों हैं, दोनों को एक साथ हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। इन्वायरमेंट भी वही होता है, दोनों। इन्वायरमेंट क्या है? आपके चारों तरफ का जो वातावरण है तो उसको इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो वातावरण में क्या है? लिविंग और नॉन लिविंग, उसी को हम लोग इकोसिस्टम भी बोल रहे हैं। तो इकोसिस्टम क्या है? आपके चारों तरफ जो लिविंग और नॉन लिविंग चीजें हैं उसको दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं? हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। तो देखो क्या क्या आप इसमें पढ़ना है। इकोसिस्टम का डेफिनेशन पढ़ना है। देन इकोसिस्टम बोलने में तो बहुत आसान लग रहा है कि जो जीवित और निर्जीव प्राणी है हमारे वातावरण में, उन दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। लेकिन उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। आपने अपने क्लास 11 में पढ़ा होगा फूड चेन, जहां पे आपने एक पिक्चर देखा होगा कि एक पौधा है, पौधे को क्या कर रहा है? तो एक कीड़ा खा रहा है, इंसेक्ट। कीड़े को कौन खा रहा है? मेढक, फ्रॉग। मेढक को कौन खा रहा है? स्नेक, सांप। और सांप को कौन खा रहा है? ईगल, चील खा रही है। तो इस सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? फूड चेन। और जब बहुत सारा फूड चेन आपस में मिल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? फूड वेब। तो हम लोग यहाँ पे फूड चेन के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग तरह के फूड चेन के बारे में, अलग अलग तरह के फूड वेब के बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे एनर्जी फ्लो। जब इसको ये खाएगा तो इसका एनर्जी इसमें चला आएगा, और इसको ये खाएगा तो इसका एनर्जी इसमें चला आएगा, और इसी तरह से ये एनर्जी का क्या होगा? फ्लो बना रहेगा। तो हमारे इकोसिस्टम में किस तरह से एनर्जी का फ्लो बना रहता है और इसका क्या महत्व है, अगर ये रुक जाए एनर्जी का फ्लो होना तो क्या गड़बड़ी हो सकता है, ये हम लोग यहां पे देखेंगे। देन इकोलॉजिकल पिरामिड देखेंगे, देन इकोलॉजिकल एफिशिएंसीज देखेंगे, और फिर क्या देखेंगे? बायो जियोकेमिकल साइकिल। अब जैसे कि बायो जियोकेमिकल साइकिल क्या होता है? अगर ये सब का सब मर जाए तो इसके बॉडी में जो भी न्यूट्रिशन है, जो भी पोषक तत्व है, वो कहां से आया है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि नेचर का दो हिस्सा है, एक है जीवित और एक है निर्जीव। तो हम लोग जो भी खा रहे हैं, बोलेंगे कहां से आया तुम्हारे अंदर ये ऊर्जा? तो हम कहें कि हम तो प्लांट को खाएं तो प्लांट से आया। तो प्लांट के अंदर कहां से आया? तो वो हवा से लिया CO2, मिट्टी से लिया पानी और मिनरल, और उससे अपना ऊर्जा बनाया। और जब ये सब के सब मर जाएंगे तो वापस ये सारा चीज कहां चला जाएगा? प्रकृति में, यानी कि निर्जीव चीजों में चला जाएगा। फिर वहां से कोई लेगा, फिर उसका क्या होगा? हम लोग खाएंगे, फिर मर जाएंगे, फिर मिट्टी में, फिर वहां से हम लोग क्या करेंगे? पौधे को खाएंगे, पौधे से हम लोगों में आएगा, और फिर हम लोग मर जाएंगे, वापिस वो मिट्टी में चला जाएगा। तो ये जो न्यूट्रिएंट का साइक्लिंग होते रहता है, निर्जीव से जीवित में, फिर जीवित के मरने की वजह से वापस निर्जीव में, फिर निर्जीव से जीवित में, फिर जीवित से निर्जीव में, इसी को हम लोग बोलते हैं बायो जियोकेमिकल साइकिल। तो यहां पे हम लोग और क्या पढ़ेंगे? बायो जियोकेमिकल साइकिल के बारे में। देन उसके बाद और क्या हम लोग यहां पे पढ़ेंगे? तो हम लोग पढ़ेंगे पॉपुलेशन इकोलॉजी। अब ये पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होता है? तो जब बहुत सारे जीव, एक जैसे जीव एक जगह पे आ जाए तो उसी को हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं। क्या कहने का मतलब, जैसे कि ठीक से समझो, पॉपुलेशन किसको बोलते हैं? इसे हम लोग प्रजाति भी बोलते हैं, स्पीसीज भी बोलते हैं। तो अब होता क्या है ये पॉपुलेशन या स्पीसीज? इसका उदाहरण होता है ऐसे जीवों का समूह जो आपस में रिप्रोडक्टिवली कैपेबल हो। क्या कहने का मतलब, जैसे कि मैं आपको 10 कुत्ते दे दूं, 10 बिल्ली दे दूं, 10 हाथी दे दूं, और बोलूं कि सबको अलग अलग करो, तो मुझे पता है कि आप लोग क्या करोगे? सारे कुत्ते को एक तरफ, सारे बिल्ली को एक तरफ, सारे हाथी को एक तरफ कर दोगे। लेकिन क्यों ऐसा करोगे? पता है आपका आंसर होगा क्योंकि वो सब दिखने में एक जैसा है। लेकिन उत्तर गलत है, इसलिए नहीं करते हैं अलग, वो सब एक प्रजाति है कुत्ता। तो आप क्या बोलेंगे कि कैसे वो सब एक प्रजाति? क्योंकि सब दिखने में एक जैसा है। पर ऐसा नहीं होता है, बिल्ली भी तो दिखने में उसी की तरह है, बस हाइट का कमी है। 4 पैर उसके पास भी है, 4 पैर इसके पास भी है, 2 आंख उसके पास भी है, 2 आंख इसके पास भी है, उसके पास भी पूंछ, इसके पास भी पूंछ, बिल्ली के पास भी मूंछ, कुत्ते के पास भी मूंछ। तो कैसे अलग है फिर? उस हिसाब से तो इंसान भी अलग है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है। तो वो अलग इसलिए है क्योंकि वो लोग आपस में रिप्रोडक्टिवली कैपेबल नहीं है। यानी कि अगर हम डॉग का स्पर्म लें और ओवम ले बिल्ली का, और उसको मिला के देखें कि कैसा जानवर बनता है, तो क्या लगता है कोई जानवर बनेगा? आंसर है नहीं बनेगा।
तो क्या होता है, जीवों का समूह जो आपस में रिप्रोडक्टिवली कैपेबल हो उसी को हम लोग पॉपुलेशन या नहीं तो स्पीसीज बोलते हैं। तो जितने भी कुत्ते हैं, अगर एक कुत्ते का स्पर्म लिया जाए और ओवम लिया जाए तो वहां पे क्या होगा, दोनों मिलके एक नए कुत्ते का निर्माण कर देगा। तो यहां पे क्या है, जीवों का एक समूह है जो आपस में रिप्रोडक्टिवली कैपेबल है और इसी को क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन या नहीं तो स्पीसीज। तो हम लोग इस सेक्शन में इसी का स्टडी करेंगे कि पॉपुलेशन क्या होता है। अब जब जैसे कि ये प्रजाति है तो इसमें किन किन चीजों का असर पड़ता है, जन्म का क्या असर पड़ता है, मोर्टेलिटी यानी कि मरण का क्या असर पड़ता है, डेंसिटी यानी कि घनत्व क्या क्या असर पड़ता है, यानी कि कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से पॉपुलेशन या तो बढ़ जाता है या तो घट जाता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद वही लाइफ स्टेबल, एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो पॉपुलेशन को बढ़ाते या फिर घटाते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। देन पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, उसके बाद लोटका वॉल्ट्रे मॉडल, तो एक वैज्ञानिक थे लोटका नाम के, उनका जो है एक मॉडल है लोटका वॉल्ट्रे मॉडल, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये सब कैसे जो है क्या होता है, किसी प्रजाति की संख्या को बढ़ाने या घटाने में क्या करता है, असर डालता है। ठीक है, तो इस यूनिट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इस यूनिट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे पॉपुलेशन के बारे में और फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, कम्युनिटी। अब कम्युनिटी क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको एक 5 किलोमीटर का एरिया दिया और बोला कि यहां पे देखो कितने तरह के जीव है, तो 5 किलोमीटर बहुत सारे जीव होंगे, यहां पे अलग अलग तरह के पेड़ पौधे होंगे, अलग अलग तरह के कीट पतंगे होंगे, इंसेक्ट्स अलग अलग तरह के यहां पे क्या होंगे, तो जैसे कि डॉग हो गया, कैट हो गया, ह्यूमन हो गया और अलग अलग तरह का यहां पे क्या होगा, स्पीसीज पाया जाएगा। तो एक दिए गए एरिया में जो अलग अलग तरह का स्पीसीज होता है ना, उसको एक साथ बोलते हैं कम्युनिटी, समाज। कम्युनिटी, समाज क्या होता है, तो एक दिए गए एरिया में जो अलग अलग तरह का जीवित प्राणी रहता है उसी को एक साथ क्या बोलते हैं, कम्युनिटी। आ रही बात में, और क्या होता है, कंफ्यूज मत होना पॉपुलेशन और कम्युनिटी में, हालांकि जब वहां पहुंचेंगे तो हम वहां पे लोग डिटेल पढ़ेंगे। पॉपुलेशन क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर रिप्रोडक्टिवली कैपेबल, बट कम्युनिटी क्या है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जैसे कि डॉग है, कैट है, एलिफेंट है, हॉर्स है, प्लांट है, तो ये सब अलग अलग ऑर्गेनिज्म है और इस सब का ग्रुप एक साथ क्या कहलाता है, कम्युनिटी कहलाता है। तो इस सेक्शन के अंदर हम लोग कम्युनिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कम्युनिटी क्या होता है, उसका कैरेक्टर क्या होता है, उसके बाद इसमें और भी टर्म्स पढ़ेंगे लाइक स्पीसीज रिचनेस, डोमिनेंस, एबंडेंस, इकोटोन, एज इफेक्ट, डाइवर्सिटी, ये सब पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, इकोलॉजिकल सक्सेशन, कि आखिरकार कैसे कम्युनिटी इस धरती पे कैसे जो है इतने सारे जीवों का जो है निर्माण हुआ, कम्युनिटी कैसे बस गई, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्सेशन। तो जब हम लोग यहाँ पे पहुंचेंगे तो डिटेल में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इसके बाद लास्ट जो हम लोग पढ़ेंगे इस पेपर के अंदर वो होगा हमारा अप्लाइड इकोलॉजी। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, पढ़ाई का पर्पस क्या, आइंस्टीन ने एक बार बोला था कि पढ़ाई का पर्पस बस चीजों को रट लेना और क्या करना, फैक्ट्स को सीख लेना नहीं होता है। पढ़ाई का पर्पस होता है सीखी हुई चीजों से प्रॉब्लम को सॉल्व करना, यही है अप्लाइड इकोलॉजी। अब हम लोगों ने नेचर के बारे में पढ़ा, नेचर के अंदर हर एक चीज के छोटे छोटे चीजों के बारे में पढ़ा, उनके महत्व के बारे में पढ़ा, तो अब करें क्या, तो उस जानकारी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग किस चीज के लिए, वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए। अब हम लोग जान गए कि अच्छा नेचर में जीवों का क्या महत्व है, पेड़ पौधे का क्या महत्व है, जो निर्जीव चीजें उनका क्या महत्व है, दोनों कैसे आपस में कनेक्टेड है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि अब जब हम लोग को उन लोग का महत्व पता चल गया तो उन जानकारी का इस्तेमाल करके कैसे हमारे प्रकृति को बचाया जाए, यही हम लोग पढ़ेंगे अप्लाइड इकोलॉजी के अंदर, जहां पे आप देख सकते हो कि साफ साफ लिखा हुआ है कि पहला क्या पढ़ना है, बायोडायवर्सिटी, इंपॉर्टेंस एंड थ्रेट्स, यानी कि क्या क्या बायोडायवर्सिटी का महत्व है और क्या क्या खतरा है उसके ऊपर, फिर उसको कैसे कंजर्व किया जाए। देन उसके बाद पॉल्यूशन, यानी कि पॉल्यूशन क्या होता है और उसके क्या क्या हैजार्ड्स यानी कि खतरनाक असर हैं जो हमारे शरीर पे पड़ते हैं। तो जब हम लोग पढ़ लेंगे पूरे नेचर के बारे में तो आप उसको अपने भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे और इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, अप्लाइड इकोलॉजी। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि इस सेक्शन के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे सेमेस्टर 4 के सिलेबस का, जहां पे आपका टोटल 3 पेपर है, पेपर नंबर 5, 6 और 7, और तीनों पेपर का नाम कुछ इस तरह से, सबसे पहला पेपर नंबर 5 सेल बायोलॉजी है, पेपर नंबर 6 आपका इंडोक्राइनोलॉजी है और पेपर नंबर 7 इकोलॉजी है। और उसके अंदर आपको किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है इसके बारे में मैंने जो भी पढ़ाया मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जहां पे हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहला हमारा पेपर, पेपर नंबर 5 सेल बायोलॉजी।